आज हम दोस्तों 11वीं क्लास का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन ये जो आपको सारणी बोर्ड पर दिखाई दे रही है, इस सारणी का ये क्या है? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। इसका आधा पार्ट है विवर्त श्रृंखला, अचक्रीय और एलिफेटिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन की उत्पन्न, संतृप्त और असंतृप्त। इन यौगिकों का, इन कार्बनिक यौगिकों का वर्णन तो हमने पीछे वाले पार्ट में कर लिया और ये सारणी आपको बनवा दी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, विवर्त श्रृंखला वाले यौगिक क्या होते हैं, मतलब जो कार्बन श्रृंखला का मतलब क्या होता है? कार्बन श्रृंखला मतलब होता है एक कार्बन दूसरे से, दूसरा कार्बन तीसरे से, और तीसरा कार्बन क्या होता है? आगे अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े हुए होते हैं, सीधी श्रृंखला में होते हैं। इसका मतलब पहला कार्बन और अंतिम कार्बन यदि बंध नहीं बनाता है, इस प्रकार की श्रृंखला को कहते हैं विवर्त श्रृंखला। क्या कहते हैं? विवर्त श्रृंखला। या अचक्रीय, एलिफेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन अचक्रीय यौगिकों को जंतुओं की वसा से प्राप्त किया गया, और जंतुओं की वसा को ग्रीक भाषा में कहते हैं एलिफर, इसलिए इसका नाम क्या होता है? एलिफेटिक यौगिक। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन का जोड़ना, जो आपने सीख लिया कि कार्बन परमाणु की संयोजकता बंध के द्वारा होती है, और बंध के अलावा हम क्या जोड़ते हैं? हाइड्रोजन परमाणु। क्या जोड़ते हैं? हाइड्रोजन परमाणु। तो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का मतलब होता है जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, मान लेते हैं मीथेन है, और मीथेन पर हमने क्या जोड़ा? कोई क्रियात्मक समूह जोड़ दिया, तो हाइड्रोजन परमाणु क्या हो गया? प्रतिस्थापन। क्या हो गया? प्रतिस्थापन। ये हो गया हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। संतृप्त का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच केवल एकल बंध पाया जाएगा, संतृप्त कहलाते हैं। और असंतृप्त का मतलब होगा कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध का पाया जाना, क्या होगा? असंतृप्त। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। संतृप्त का मतलब भी क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, और असंतृप्त का मतलब होता है द्विबंध या त्रिबंध। अब दोस्तों इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सवर्ण श्रृंखला वाले यौगिक, चक्रीय, बंध या वलय युक्त यौगिक। इनके प्रकार होगा समचक्रीय, विषम चक्रीय, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक और बेंजीनोइड व नॉन बेंजीनोइड का वर्ग की व्याख्या। इन वर्गीकरणों क्या करते हैं? व्याख्या। ठीक है, थ्योरी लिखते हैं, इनकी परिभाषा लिखते हैं, इनके उदाहरण देखते हैं। ये तो आपने लिख लिया पीछे वाले भाग में। अब आप हेडिंग डालो सेवंथ श्रृंखला, हेडिंग डालो आप। मैं ये इस साइड वाला मिटा रहा हूं। अब दोस्तों अब आप हेडिंग डालो सेवंथ श्रृंखला वाले यौगिक। देखो ये सारणी आपके सामने है, और ये सारणी मैंने नहीं मिटाई है। इस सारणी में आप देखो कि हमें पढ़ना क्या है? सेवंथ श्रृंखला के यौगिक पढ़ने, या चक्रीय यौगिक क्या होते हैं? बंध या वलय युक्त। ये टोटल एक ही नाम है। अब इनके प्रकार और इनका उदाहरण देखते हैं। तो हेडिंग डालो आप सेवंथ श्रृंखला। देखो ये लिखा पड़ा है सेवंथ श्रृंखला, या चक्रीय, या बंध या वलय युक्त यौगिक। हेडिंग डाल लिया आपने। अब देखो सेवंत, सेवंत का मतलब होता है वर्त सहित, और वर्त का मतलब होता है कि जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर आकर रुकना। मतलब बताओ एक क्या बन गया? साइकिल के टायर की समान संरचना बन गई, अर्थात टायर की समान संरचना बन गई। तो बताओ ये संरचना क्या होती है? चक्रीय। क्या होती है? चक्रीय। इसलिए सेवंत यौगिकों क्या कहते हैं? चक्रीय यौगिक कहते हैं। अब देखो हम हमारी हाइड्रोकार्बन की परिभाषा में कैसे बताते हैं इनको? ऐसे बताते हैं कि आपने ये पढ़ा कि कार्बन श्रृंखला क्या होती है? एक कार्बन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और तीसरे से चौथा, और इस प्रकार अनेक प्रकार के कार्बन जुड़े हुए होते हैं। और ये किससे जुड़े होते हैं? बंधों के द्वारा, एकल, द्वि या त्रिबंध। यदि एकल बंध होगा संतृप्त, द्वि या त्रि होगा तो क्या होगा? असंतृप्त। अब ये वाला 1, 2, 3 और 4। पीछे वाले भाग में हमने पढ़ा था कि पहला कार्बन और अंतिम कार्बन यदि बंध बना लेता है तो सेवंत चक्रीय, और यदि नहीं बनाता तो इसका मतलब क्या होता है? खुली संरचना। क्या होती है? खुली। सेवंत का दूसरा नाम क्या होता है? बंध। अब देखो इसमें लिखना क्या है कि चलो 4 कार्बन की संरचना है। 4 कार्बन की संरचना को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब तक तो क्या है? ये खुली संरचना है, क्योंकि पहला और चौथा बंध नहीं बनाता। जैसे ही बंध बना लेगा तो बताओ चारों ओर से क्या हो गया? बंद हो गया। क्या कहलाएगी? सेवंत श्रृंखला। तो हेडिंग डाल लिया आपने। इसमें लिखो इसमें इन यौगिकों में कार्बन श्रृंखला, इन यौगिकों में कार्बन श्रृंखला में पहला कार्बन अंतिम कार्बन से बंध बना लेता है। पहला कार्बन अंतिम कार्बन से बंध बना लेता है। इन यौगिकों को
सैवरंत या चक्रीय यौगिक कहते हैं। सैवरंत या चक्रीय यौगिक कहते हैं। नीचे तीर लगाकर लिखो, इस प्रकार के यौगिक तीर आपने लगा लिया, इसमें लिखो कि इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में पहला एवं अंतिम कार्बन बंध बना लेता है, तो इस प्रकार की कार्बन श्रृंखला चारों ओर से बंद दिखाई देती है, नहीं बंद दिखाई नहीं होती है, बंद होती है, इसलिए इसे बंद श्रृंखला कहते हैं। तथा यह संरचना एक वलय के रूप में होती है, इसलिए इसे वलय यौगिक कहते हैं। वलय यौगिक कहते हैं। अब देखो वलय का मतलब ये होता है, देखो ये संरचना है, मैं इस कार्बन परमाणु को ऐसे लिख सकता हूँ, कार्बन परमाणु को 4 बिंदु के रूप में दिखा सकता हूँ, देखो ऐसे दिखा दिया और चारों बिंदु में मिला दिया, तो बताओ ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं? वलय। इस प्रकार की संरचना को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। मान लेते हैं 3 कार्बन की वलय हो गई, देखो 3 कार्बन का इस प्रकार से चक्रीय संरचना हो गई, 1 2 और 3, पहला और तीसरा क्या है? चक्रीय। इसको हम त्रिभुज भी बनाकर दिखा सकते हैं। देखो जो 3 कोने होते हैं इसको हम क्या मान लेते हैं? कार्बन परमाणु। तो बताओ ये संरचना किस प्रकार की है? वलय के रूप में भी लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? वलय युक्त यौगिक। आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये जो वलय संरचना है, चक्रीय संरचना है, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है समचक्रीय और दूसरा आता है विषम चक्रीय। समचक्रीय का मतलब ये होता है कि ये जो चक्रीय संरचना होती है इसमें सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। देखो इसमें सभी परमाणु कार्बन परमाणु है, समान है या नहीं? और मैं यदि यहाँ पर एक स्थान पर नाइट्रोजन बदल देता हूँ तो बताओ ये क्या हो गया? विषम चक्रीय। क्या हो गया? विषम चक्रीय। तो अब नीचे लिखो, आप तीर लगाकर लिखो, इन यौगिकों को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 लगाकर लिखो समचक्रीय, तथा नंबर 2 लगाकर लिखो विषम चक्रीय यौगिक। आपने लिख लिया समचक्रीय तथा दूसरा लिख लिया विषम चक्रीय। देखो समचक्रीय और विषम चक्रीय, इसके 2 प्रकार है, समचक्रीय और विषम चक्रीय। तो 1 नंबर पर हेडिंग डालो आप समचक्रीय। इसके बारे में पढ़ेंगे। समचक्रीय का मतलब क्या होता है? समचक्रीय या इसका दूसरा नाम होता है कार्बोचक्रीय। यह इसका दूसरा नाम होता है कार्बोचक्रीय। कार्बन परमाणु होंगे और कार्बन परमाणु सभी कार्बन, देखो कार्बोचक्रीय का मतलब होता है इसमें सभी कार्बन परमाणु होंगे और वो कार्बन परमाणु किस अवस्था में होते हैं? चक्रीय। कौन सी संरचना में होंगे? चक्रीय। चक्रीय स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोचक्रीय। क्या कहते हैं? कार्बोचक्रीय। तो हेडिंग आपने डाली होगी समचक्रीय या कार्बोचक्रीय। इसमें लिखो इन यौगिकों में वलय या चक्रीय संरचना में केवल कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। एक ही प्रकार के समान कार्बन परमाणु होने के कारण इन्हें समचक्रीय तथा कार्बन परमाणु उपस्थित होने के कारण इन्हें कार्बोचक्रीय यौगिक कहा जाता है। कार्बोचक्रीय यौगिक कहा जाता है। समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक कहा जाता है। यह आपने लिख लिया। अब इसके नीचे देखो, इस सारणी में देखो समचक्रीय या कार्बोचक्रीय ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और
एरोमेटिक। नीचे तीर लगाकर लिखो इन समचक्रीय यौगिकों को दो भागों में बांटते हैं। एक लिखो एलिसाइक्लिक यौगिक तथा दूसरा लिखो एरोमेटिक यौगिक। एक लिखो एलिसाइक्लिक और दूसरा लिखो एरोमेटिक यौगिक। हेडिंग डाल ली। अब हेडिंग डालो आप एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक देखो, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों चक्रीय संरचना होगी। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों क्या होगी? चक्रीय संरचना होगी। लेकिन आपको अंतर क्या करना है, ये हमेशा किसके समान होते हैं? अचक्रीय संरचना के समान होते हैं। भाई गुणधर्म इसके होते हैं, भाई वास्तव में होते तो चक्रीय है, लेकिन गुणधर्म किसके समान होते हैं? अचक्रीय एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं। गुणधर्म किसके समान होते हैं? एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं। लिखो एलिसाइक्लिक यौगिक। इसमें लिखो वे समचक्रीय यौगिक जिनकी वलय चक्रीय होती है, लेकिन इनके गुणधर्म अचक्रीय यौगिकों के समान होते हैं। अचक्रीय यौगिकों के समान होते हैं। अचक्रीय यौगिकों के समान होते हैं। ये लिख लिया एलिसाइक्लिक यौगिक। नीचे लिखो, नीचे तीर लगाकर लिखो ये एलिसाइक्लिक यौगिक। इसमें लिखना है ये एलिसाइक्लिक यौगिक संतृप्त तथा असंतृप्त होते हैं। तो देखो नाम आ गया संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त मतलब इसमें एकल बंध भी पाए जा सकते हैं या द्वितीय बंध भी पाए जा सकते हैं। तो संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिक दोनों हो सकते हैं। अब नीचे लिखो संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक का संतृप्त और असंतृप्त दोनों हो सकते हैं। तो एक तो लिख लेते हैं संतृप्त, लिखो संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक, और दूसरा लिखना आपको असंतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक। संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक और असंतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक। इसमें लिखो संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक में इस प्रकार के एलिसाइक्लिक यौगिकों में केवल एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध पाया जाता है। संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। अब देखो मैं इसके उदाहरण लिखवा रहा हूं। देखो उदाहरण लिखो, कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन होने क्या चाहिए? एलिसाइक्लिक यौगिक चक्रीय संरचना के रूप में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? चक्रीय। चक्रीय मतलब पहला कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, और पहला और तीसरा यदि बंध बना लेता है तो बताओ क्या हो जाता है? चक्रीय। और हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कार्बन परमाणु की ये जो बंध है इसके अलावा हम क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन परमाणु। बताओ कितने जोड़ते हैं? 1, 2 और 2 जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी कितने जोड़ते हैं? 2 जोड़ते हैं। यहाँ पर भी कितने जोड़ते हैं? 2 जोड़ते हैं। तो बताओ यह इस संरचना को हम किस प्रकार से बना सकते हैं? वलय के रूप में। बताओ बना सकते हैं, ये वलय के रूप में हो गई। अब देखो प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच केवल आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल बंध दिखाई दे रहा है, एकल बंध दिखाई देता है। इसका मतलब ये क्या है? संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या है? संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक। इसी प्रकार मैं 4 कार्बन की संरचना बना देता हूं। बताओ यहां पर कितने जोड़ते हैं? 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2। आप कार्बन श्रृंखला
को हाइड्रोकार्बन के रूप में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहला और चौथा, 1 2 3 और 4, इसका मतलब ये चक्रीय संरचना आपको दिखाई दे रही है, खुली हुई संरचना नहीं है। या इसको हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, देखो 1 2 3 और 4, ये क्या हो गई, इसकी वलय हो गई। क्या हो गई, वलय। तो उतार लो आप, ये उतार लो, इसके नीचे ये उतार लो। देखो इसका आप नामकरण करेंगे तो नामकरण मैं करवाऊंगा वहाँ पर कि चक्रीय यौगिकों का नामकरण। तो चक्रीय यौगिकों के लिए, चक्रीय यौगिकों को दर्शाने के लिए एक शब्द यूज में लेती है साइक्लो, वहाँ पर समझ में आएगा, इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा वहाँ पर, एक बार नाम लिख लो, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन और इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, उतारो ये दोनों। ये आप दोनों ने ये दोनों उदाहरण उतार लिए कि इसमें देखो संतृप्त है, इसका मतलब संतृप्त एलिसाइक्लिक में लिख लिया। इसके नीचे लिखो एलिसाइक्लिक का दूसरा प्रकार है असंतृप्त एलिसाइक्लिक। असंतृप्त एलिसाइक्लिक, इसमें लिखो इस प्रकार के एलिसाइक्लिक यौगिकों में द्विबंध पाया जाता है। द्विबंध पाया जाता है। असंतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। द्विबंध या त्रिबंध दोनों पाए जा सकते हैं। असंतृप्त का मतलब यही होता है, असंतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने 4 कार्बन की वलय बनाई इस प्रकार की, बताओ ये तो क्या है, संतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक चक्रीय है। लेकिन एक में द्विबंध लगाते बताओ क्या हो गया, असंतृप्त एलिसाइक्लिक यौगिक। बनाओ, ये 5 कार्बन की वलय बना दी तो बताओ ये क्या हो गया, असंतृप्त, और ये क्या है, संतृप्त है। दोनों उदाहरण उतार लो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या CH2CH, देखो 2 बंद आ गए यहाँ पर, तो बताओ क्या कितने, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 1 4, उतारो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बताओ हाइड्रोजन जोड़ दो, 2 2 1 2 3 और 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो है वलय और ये संरचना बन गई, ये हाइड्रोकार्बन है। देखो द्विबंध आ गया, द्विबंध आ गया, इसका मतलब क्या होगा, संतृप्त। कहने का मतलब है चक्रीय संरचना होगी, ठीक है, और चक्रीय संरचना होगी या तो क्या होगा, संतृप्त, या क्या होगा, असंतृप्त। असंतृप्त भी होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक द्विबंध या त्रिबंध। जितनी भी चक्रीय संरचना होगी वो किस में होगी, एलिसाइक्लिक यौगिकों में। और गुणधर्म किसके समान रखती है, अचक्रीय यौगिकों के समान। ये आपको बात समझ में आई। ये उतार लो दोनों उदाहरण। अब इसके नीचे नोट लगाकर लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, नोट लगाकर एक क्वेश्चन लिखो। निम्न यौगिकों में पहचान कीजिए, निम्न यौगिकों में पहचान कीजिए कि कौन से संतृप्त एलिसाइक्लिक है तथा कौन से असंतृप्त एलिसाइक्लिक है। मैं नीचे उदाहरण लिख रखा हूँ और मैं लिखता हूँ, और उसमें आपको यह पहचान करनी है कि संतृप्त एलिसाइक्लिक है या असंतृप्त एलिसाइक्लिक। तो दोस्तों आपने जो क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन ये है कि निम्न यौगिक, ये जो यौगिक आपके सामने दिए हुए हैं, इन यौगिकों में पहचान ये करने की संतृप्त है या असंतृप्त एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब ये है कि चारों ओर से क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। देखो चारों ओर से क्या है, बंद है। अब बताओ, मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि इसको हम ऐसे लिखते हैं तो इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ, एक ही बात है, ये और ये। अब ये जो कोने हैं इनको मैं बंधों के द्वारा कार्बन परमाणु के द्वारा दिखाता हूँ, और संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा इस प्रकार से
हो जाती है। तो बार बार में ऐसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो, चक्रीय है, चक्रीय है, चक्रीय है, चक्रीय है और चक्रीय है। चक्रीय होते ही आपको ये पहचान करनी है कि चक्रीय है इसका मतलब, और टोटल कार्बन परमाणु संख्या क्या है, टोटल में कार्बन परमाणु है, देखो कार्बन परमाणु है, इसका मतलब ये क्या है, समचक्रीय। क्या है, समचक्रीय। विषम चक्रीय होते तो कार्बन के साथ कोई अन्य परमाणु और आता, ये तो हो गया समचक्रीय। दूसरी बात, इसके बाद दिमाग में ये पॉइंट आना चाहिए, समचक्रीय के दो प्रकार होते हैं, एक तो आता है एलिसाइक्लिक और दूसरा आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक तो अभी तक मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो होगा क्या, एलिसाइक्लिक। क्या होगा, एलिसाइक्लिक। अब ये एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं, वो किसके समान गुणधर्म रखते हैं, अचक्रीय यौगिकों के समान या एलिफेटिक यौगिकों के समान इसके गुणधर्म होते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये संतृप्त भी होते हैं और असंतृप्त भी होते हैं। तो आपको संतृप्त यदि एलिसाइक्लिक यौगिक है, चक्रीय है, तो इसका मतलब क्या है, एलिसाइक्लिक है। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन उसके साथ यदि एक द्विबंध या एक त्रिबंध हो तो वो क्या होगा, असंतृप्त। तो देखो चक्रीय संरचना है, इसका मतलब ये क्या है, समचक्रीय है। समचक्रीय भी क्या है, एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक, ये देखो एक ही कार्बन परमाणु एलिसाइक्लिक है। बताओ ये एलिसाइक्लिक तो एलिसाइक्लिक, मैंने लिख दिया एलिसाइक्लिक, पहचान कर ली। ये भी क्या है, एलिसाइक्लिक। आपने एलिसाइक्लिक की पहचान कर ली। पहचान कैसे करते हैं कि चारों ओर से क्या है, बंद श्रृंखला है और इसमें प्रत्येक जो परमाणु वो केवल कार्बन परमाणु है और हाइड्रोजन इसकी संयोजकता पूरी करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन तो होगा ही होगा। ये भी क्या है, एलिसाइक्लिक। ये भी क्या है, एलिसाइक्लिक। तो आपको समझ में आया होगा कि एलिसाइक्लिक का मतलब तो क्या होता है। अब रही बात कि एलिसाइक्लिक संतृप्त है या असंतृप्त। यदि द्विबंध या त्रिबंध आपको दिखाई देंगे तो आप वहां पर तुरंत में नाम लिख देंगे असंतृप्त, और यदि कोई भी बंध केवल एकल बंध दिखाई देगा, इसका मतलब क्या होगा, संतृप्त। देखो एक बंध, एक बंध, एक बंध, एक बंध नहीं है, दो बंध है, तो बताओ पूरी श्रृंखला में एक द्विबंध आ गया, इसका मतलब ये क्या है, असंतृप्त। क्या है, असंतृप्त। बताओ ये इस पूरी वलय के अंदर केवल आपको एक एक बंध दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, संतृप्त। बात समझ में आ गई। इसमें द्विबंध है, इसका मतलब ये क्या है, असंतृप्त। बताओ ये क्या है, असंतृप्त, और ये क्या है, असंतृप्त। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा संतृप्त एलिसाइक्लिक और असंतृप्त एलिसाइक्लों के उदाहरण। ये उतार लो, आप आंसर लगाकर ये उतार लो। ये होता है एलिसाइक्लिक यौगिक, और किस प्रकार से पहचान करते हैं तो ये आपको समझ में आया होगा। ये है समचक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने क्या स्टार्ट किया था कि अचक्रीय या संवहन यौगिक या वलय युक्त यौगिक, उसके दो प्रकार होते हैं। एक तो आपने पढ़ा, संवहन का मतलब ये होता है पहला कार्बन अंतिम कार्बन से क्या बना लेता है, बंध बना लेता है, वो क्या कहलाता है, संवहन या वलय श्रृंखला होती है। उसके बाद में उस वलय के अंदर यदि कार्बन परमाणु की संख्या समान होती है तो उसे कहते हैं समचक्रीय, और समान नहीं होती है वो होती है विषम चक्रीय, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। समचक्रीय की बात करते हैं तो समचक्रीय भी दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक हम पढ़ रहे हैं, एलिसाइक्लिक का मतलब चक्रीय संरचना तो इसकी चक्रीय होती है, लेकिन गुणधर्म किसके समान होते हैं, एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं। संरचना आपको चक्रीय दिखाई देगी, चारों ओर से बंद दिखाई देगा। भाई चारों ओर से जो परमाणु है वो पूरी संरचना क्या होगी, बंद दिखाई देगी। देखो बंद दिखाई दे रही है, चारों ओर से बंद दिखाई दे रही है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या होती है, ये टोटल भाई परमाणु होते हैं, उसके बीच में एकल या द्विबंध पाया जा सकती है। यदि एकल बंध होगा संतृप्त एलिसाइक्लिक, द्विबंध होगा असंतृप्त एलिसाइक्लिक कहलाते हैं। ये तो आपने पहचान कर ली, ये होते हैं एलिसाइक्लिक। और अब हम पढ़ते हैं एरोमेटिक। अब क्या पढ़ते हैं, एरोमेटिक पढ़ते हैं। अब देखो यदि नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सीन। जो नामकरण में आपको समझ में आएगा, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सीन। इसका नाम एकल बंध है, इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। क्योंकि चारों ओर से बंद होगा तो उसके लिए हम पूर्व लगन एक छोटा सा शब्द यूज में लेते हैं, साइक्लो। बताओ इसका नाम क्या होगा,
साइक्लोपेंटीन 5 है, 1 2 3 4 और 5। नामकरण में समझ में आएगा आपको। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपीन, और इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटीन। अब हेडिंग डालो आप एरोमेटिक समचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब दोस्तों आगे हेडिंग डाल ली होगी आपने समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक। भाई एलिसाइक्लिक समचक्रीय यौगिक पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं एरोमेटिक। तो आप तीर मार मार कर लिखो, इसमें लिखो इन यौगिकों में कम से कम 6 कार्बन परमाणु होते हैं। एरोमेटिक यौगिकों में कम से कम कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 6 कार्बन परमाणु होते हैं। देखो एलिसाइक्लिक में हमने 3 4 और 5 कार्बन के भी एलिसाइक्लिक यौगिक पढ़ लिए, लेकिन एरोमेटिक यौगिकों में कम से कम कितने कार्बन परमाणु हो? 6। दूसरा पॉइंट लिखो, ये 6 कार्बन परमाणु चक्रीय संरचना में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए समचक्रीय, तब भी तो समचक्रीय है, चक्रीय संरचना में जुड़े हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट आपने लिख लिया, 6 कार्बन परमाणु, ये जो 6 कार्बन परमाणु है ये किस संरचना में होंगे? चक्रीय संरचना में होंगे। देखो मैं बना रहा हूं यहां पर 1 कार्बन, 2 3 4 5 और 6, ऐसे बना सकते हैं। देखो ऐसे, बताओ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, बताओ। अब पहले तो ये देखो 6 कार्बन पर कम से कम कितने कार्बन परमाणु होने चाहिए? 6। देखो 1 2 3 4 5 और 6, और 6 कार्बन परमाणु चक्रीय संरचना होनी चाहिए। पहला और जो छठा कार्बन परमाणु है, बताओ बंध संरचना बना रहा है, इसका मतलब क्या है? चक्रीय। आगे पहचान देखो, आगे तीर लगाकर लिखो, इनमें द्विबंध एकांतरित क्रम में होने चाहिए। द्विबंध एकांतरित क्रम में होने चाहिए। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, द्विबंध एकांतरित क्रम का मतलब होता है एक छोड़कर एक। देखो ऊपर से देखते हैं कि एक बंध छोड़ दिया, इसके बाद में दूसरे बंध पर क्या होना चाहिए? द्विबंध। एक छोड़ दिया, इसके बाद में क्या होना चाहिए? द्विबंध। एक छोड़ दिया, इसके बाद में क्या होना चाहिए? द्विबंध। आपको समझ में आ गया? इसे हम सामान्य बस ऐसे भी लिख सकते हैं, एक इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक छोड़कर एक बंध। चाहे कैसे भी लगा दो आप, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर लगाएं, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, कैसे भी लगाएं आप। कहने का मतलब है द्विबंध क्या होना चाहिए? एकांतरित क्रम में द्विबंध होना चाहिए। नीचे तीर लगाकर लिखो, एरोमेटिक यौगिकों में एरोमेटिक यौगिकों में एरोमा का अर्थ बोर्ड पर लिखा हुआ है एरोमा का अर्थ सुगंध होता है। एरोमा का अर्थ सुगंध होता है। इसलिए इन यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। नीचे तीर लगाकर दिखो, इन एरोमेटिक यौगिकों को जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हैं। काले धुएं के साथ जलते हैं। जैसे हम डीजल पेट्रोल को जलाते हैं या केरोसिन तेल को जलाते हैं या लकड़ियों को जलाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा काला धुआं निकलता है। इसका मतलब ये क्या है? एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक। ये काले धुएं के साथ जलते हैं। उतार लिया आपने। अब नीचे उदाहरण ये उतार लो।
अब कम से कम 6 कार्बन परमाणु होते हैं। 6 कार्बन परमाणु में एकल बंध और द्विबंध क्या होने चाहिए, एकांतरित क्रम में। ये एकल बंध है, ये द्विबंध, एकांतरित क्रम में एक छोड़कर एक। ठीक है, तो इस संरचना का नाम हमेशा होता है बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन। ये उतारो आप, ये उतारो संरचना। अब बेंजीन को मैं शॉर्ट में दिखा सकता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का परमाणु है। उतार लिया आपने। तो नीचे लिखा, नीचे आपको सारणी में देखो, उसमें लिखा हुआ है एरोमेटिक यौगिकों को 2 भागों में बांटते हैं, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। उसके हम उदाहरण देख लेंगे, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। तो नीचे लिखो, उदाहरण उतार ले, नीचे लिखो तीर लगाकर, एरोमेटिक यौगिकों को 2 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। 1 नंबर लगाकर लिखो बेंजीनोइड तथा दूसरा लिखो नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड। तो लिखो बेंजीनोइड। बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक, हेडिंग डालो आप। लिखो इसमें, इस प्रकार के यौगिकों में बेंजीन वलय पाई जाती है, बेंजीन वलय पाई जाती है। तो इस प्रकार के यौगिकों को बेंजीनोइड यौगिक कहा जाता है। इस प्रकार के यौगिकों को बेंजीनोइड यौगिक कहा जाता है। देखो बेंजीन की मैं वलय के रूप में संरचना बना रहा हूँ। देखो इस प्रकार से बेंजीन की वलय रूपी संरचना बना दी, एक संरचना बनाई। इसको तो आप पहचान जाओगे, CH2 CH3 के रूप में मैंने बता दिया, कार्बन परमाणु के रूप में। अब देखो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजीन ही कहेंगे। क्या कहेंगे, बेंजीन। अब बताओ ये क्या है, बेंजीन वलय है। अब यदि मैं इस बेंजीन, ये बेंजीन है, देखो इस बेंजीन की संरचना तो ये होती है, बार बार में लिखने की कोई, समझ लो। देखो ये कंडीशन है, यहाँ पर मैं 1 2 3 और 1, प्रत्येक पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं। या लगाकर लिख दिया मैंने बेंजीन, और ये भी क्या है, बेंजीन है। अब यदि इस बेंजीन का मैं एक देखो हाइड्रोकार्बन उत्पन्न पढ़े थे हमने, इस हाइड्रोजन परमाणु को मैं हटा देता हूं, तो बताओ हटने के बाद कोई नई परमाणु जुड़ सकता है, OH जुड़ सकता है। तो इसका नाम होता है फिनोल। नामकरण में समझ में आएगा, एक बार लिख लो केवल फिनोल। तो बताओ इस प्रकार के यौगिक में बेंजीन वलय है, इसलिए क्या है, बेंजीनोइड। क्या है, बेंजीनोइड। बात समझ में आ गई। उदाहरण में लिखो, ये लिख लो, इसके नीचे ये लिख लेना, फिर फिनोल। फिनोल के अंदर इस प्रकार के यौगिक में बेंजीन वलय है, इसका मतलब ये क्या है, बेंजीनोइड। यही मैंने परिभाषा लिखाई है। अब देखो दोस्तों, इसमें भी देखो, इस बेंजीन का एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर OH जोड़ दिया, या मैं क्या जोड़ सकता हूँ, CH3। तो यदि मेथिल समूह जोड़ता हूँ, आगे नाम आएगा, नाम को ऑटोमेटिक, तो इसका नाम क्या बन जाता है, टोलुइन। यदि 2 बेंजीन वलय मैं यदि एक साथ जोड़ देता हूँ, तो वो बन जाता है नेफ्थलीन। क्या बन जाता है, नेफ्थलीन। तो बताओ बेंजीनोइड है या नहीं, 2 बेंजीन वलय बेंजीनोइड है। देखो इसके अंदर बेंजीन है, बेंजीनोइड है। बेंजीन इसका मतलब क्या है, बेंजीनोइड। और जिसमें बेंजीन वलय नहीं पाई जाएगी वो होगा नॉन बेंजीनोइड। क्या होगा, नॉन बेंजीनोइड। ये उतार लो आप उदाहरण बेंजीनोइड के, और इसके बाद में हेडिंग डालो नॉन बेंजीनोइड। उतार लिया आपने। तो अब लिखो नॉन बेंजीनोइड। अब लिखो नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड का मतलब ये होगा, इस प्रकार के यौगिकों में एरोमेटिक तो होंगे, लेकिन इसमें बेंजीन वाला उपस्थित नहीं होगी।
इसलिए ये क्या कहलाते हैं, नॉन बेंजीन। लिखो इसमें, इस प्रकार के यौगिकों में बेंजीन वलय उपस्थित नहीं होती है, नॉन बेंजीनोइड यौगिक कहलाते हैं। देखो उदाहरण है ट्रोपोलोन, नाम आपको लिखने हैं क्योंकि ये नाम फिक्स है, ट्रोपोलोन। इसमें देखो कम से कम कितने कार्बन परमाणु है, 7 कार्बन परमाणु है। क्या है, 7 कार्बन परमाणु। और 7 कार्बन परमाणु है, देखो 7 कार्बन परमाणु है भाई, कम से कम 6 होना चाहिए, 7 ही, 6 से ज़्यादा ही। और दूसरी बात, एकांतरित क्रम में क्या है, द्विबंध है, एक छोड़कर एक द्विबंध। देखो यहाँ पर द्विबंध आ गया। तो इसमें बेंजीन विलय तो होती है 6 कार्बन परमाणु की, और इसमें एक कार्बन परमाणु ज़्यादा है, एरोमेटिक है, इसलिए ये बेंजीन विलय न होने के कारण तो कहलाता है नॉन बेंजीनोइड, और एरोमेटिक है इसलिए क्या कहलाता है, एरोमेटिक। उतार लो आप। तो ये तो हो गए आपके समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक, अर्थात समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक। अब हम एक और टॉपिक थोड़ा सा बच गया है, विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय के अंदर तो सभी कार्बन परमाणु ही होते हैं, देखो कार्बन परमाणु ही है टोटल, बाहर क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है, इसके अंदर क्या है, वलय के अंदर क्या है, कार्बन परमाणु। अब हम वलय के अंदर कार्बन परमाणु के साथ साथ कोई अन्य परमाणु होगा, उसे हम कहते हैं विषम चक्रीय। तो अब एक छोटा सा टॉपिक और शेष रह गया उसके अंदर, तो लिखो इसमें विषम चक्रीय यौगिक। अब लिखो आप विषम चक्रीय यौगिक, इसकी परिभाषा लिखो। इस प्रकार के यौगिकों में कार्बन परमाणु के साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर परमाणु उपस्थित हो सकते हैं, सल्फर परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। इसलिए इन यौगिकों को विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है, इसलिए इन यौगिकों को विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है। आपको समझ में आ गई विषम चक्रीय। अब देखो ये विषम चक्रीय एरोमेटिक एवं अनएरोमेटिक, एरोमेटिक होंगे या नहीं होंगे वो तो पहचान आप कर लेंगे, क्योंकि एकांतरित क्रम में आपको सिंगल और द्विबंध पाया जाएगा, इसका मतलब क्या, एरोमेटिक है। पहले देखो ये वलय है, इसमें ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, और साथ में क्या जोड़ दिया, सल्फर। सल्फर जोड़ते ही 5, देखो 1 2 3 4 और पांचवा कार्बन आता है, वहां पर क्या, 5वें कार्बन को हटाकर सल्फर जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या बन गया, थायोफीन। क्या बन गया, थायोफीन। अब देखो इसमें देखो 1 2 3 4 और 5, 5वें कार्बन के स्थान में कार्बन आना चाहिए, लेकिन क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन जोड़ते ही बताओ क्या बन गया, फ्यूरेन बन गया। क्या बन गया, फ्यूरेन। और फ्यूरेन बन गया, इसका नाम क्या हो गया, विषम चक्रीय यौगिक। बताओ ये क्या है, यदि यहाँ पर कार्बन आता तो बेंजीन बोल देते, नाइट्रोजन आ गया तो क्या हो गया, पिरिडीन। पिरिडीन का कई बार सूत्र आगे आएगा, ध्यान में रखना आपको। पिरिडीन है, इस पिरिडीन को शॉर्ट में देखो, ये कार्बन परमाणु इस प्रकार से, तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 5, हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 5, और एक परमाणु नाइट्रोजन, तो शॉर्ट में हम बोलते हैं पिरिडीन को C5H5N। अब देखो इसमें एकांतरित क्रम में एक छोड़कर एक द्विबंध है, एक छोड़कर एक एकलबंध और द्विबंध, एक छोड़कर एक है। बताओ एक छोड़कर एक है, एक छोड़कर एक है, एक छोड़कर एक है, इसका मतलब ये क्या है, विषम चक्रीय भी कौन से हैं, एरोमेटिक विषम चक्रीय। तो आप उतारो एरोमेटिक विषम चक्रीय। ये उतार लो ऊपर वाले उदाहरण। ऊपर वाला उतार लो, इसके बाद मैं नीचे लिखवाऊंगा आपको।
अब नीचे लिखो, आपने उतार लिया एरोमेटिक विषम चक्रीय, यह है अनएरोमेटिक विषम चक्रीय, अन एरोमेटिक विषम चक्रीय। देखो विषम चक्रीय तो कैसे होंगे और अनएरोमेटिक कैसे होंगे, ये तो आपने उतार लिया होगा। अब नीचे वाला देखो आप, देखो 1 2 3 4 और 5वें पर क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन परमाणु। अब ये है क्या है, एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन परमाणु आते क्या होगा, क्या बन गया, विषम चक्रीय। लेकिन इसमें केवल आपको सिंगल बंध दिखाई देते हैं, एकांतरित क्रम में द्विबंध नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अनएरोमेटिक। क्या हो गया, अनएरोमेटिक। और इस प्रकार की संरचना को हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और शॉर्ट में दिखाते हैं THF, THF। और देखो इसमें केवल एकल बंध दिखाई दे रहे हैं, चक्रीय संरचना है ही। चक्रीय संरचना इसका मतलब क्या है, चक्रीय संरचना है, चक्रीय समचक्रीय हो सकती है, विषम चक्रीय हो सकती है। समचक्रीय कब होती है, जब एक कार्बन परमाणु यहाँ पर होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु आ गया साथ में। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो बताओ इस प्रकार की वाले हमने पढ़ी, वहाँ पर कार्बन आता तो क्या बन जाता, समचक्रीय, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु तो क्या बन गया, विषम चक्रीय। और इसका नाम होता है एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड को शॉर्ट में कहते हैं ऑक्सीरेन। क्या कहते हैं, ऑक्सीरेन। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ये पूरी की पूरी सारणी की व्याख्या मैंने कर दी है और लिखवा भी दिया आपको, तो अच्छी तरह समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो आप रिपीट करके एक बार देखना, ताकि आगे नामकरण में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आपको इसके आगे वाली वीडियो में इससे आगे का भाग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको जो पढ़ाया है वो पढ़ने के बाद और याद रखने के बाद ही आगे का वीडियो समझ में आएगा। तो दोस्तों थैंक्स, धन्यवाद।